हे दोस्तों, मुग़ल एम्पायर सीरीज़ का ये हमारा दूसरा एपिसोड है। मुग़ल एम्पायर सीरीज़ में हम मुग़लों के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन मुग़लों से पहले दिल्ली कैसी थी और किसकी थी, ये जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मुग़लों से पहले दिल्ली पर लोधी सल्तनत की हुकूमत थी। हम लोधी सल्तनत की पूरी तारीख तो आपके सामने पेश नहीं करेंगे, लेकिन इसे आप लोधी सल्तनत का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो कह सकते हैं। लोधी सल्तनत की बुनियाद एक अफ़गान बहलोल खान ने रखी थी। बहलोल खान ने 1451 से 1489 यानी 1451 टू 1489 तक दिल्ली पर राज किया, जिसने अपनी सल्तनत गंगा नदी के किनारे और बिहार के छोर तक बढ़ा ली थी। बहलोल खान की ज़्यादातर ज़िंदगी जंग के मैदान में ही गुजरी। 1489 में उसकी मौत के बाद उसके 9 बेटों और एक भांजे में तख्त के लिए पावर स्ट्रगल शुरू हो गया, जो इन दिनों लाजमी था। सभी दावेदारों को पीछे धकेलते हुए उनके बेटे निज़ाम खान ने तख्त संभाला और सिकंदर शाह लोधी का खिताब अपनाया। सिकंदर शाह का सबसे बड़ा और पहला काम था दूसरे दावेदारों को पीछे धकेलना, जो उसने बखूबी अंजाम दिया। कई हिस्टोरियंस के मुताबिक सिकंदर शाह लोधी सल्तनत का सबसे कामयाब सुल्तान था। सिकंदर शाह खुद एक शायर थे और मौसीकी यानी म्यूज़िक के शौकीन थे। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में तिजारत पर भरपूर जोर दिया और कामयाबी भी हासिल की। सिकंदर शाह के बाद उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने दिल्ली का तख्त संभाला। इब्राहिम लोधी कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक एक जालिम सुल्तान था, लेकिन सभी हिस्टोरियंस का इस बात पर इत्तेफाक नहीं है कि वो जालिम बादशाह था या नहीं। सिकंदर शाह के बाद सल्तनत इब्राहिम और उसके भाई जलाल के बीच बट गई, लेकिन इब्राहिम लोधी आधी सल्तनत नहीं बल्कि पूरी सल्तनत का सुल्तान बनना चाहता था। वो जलाल को पूरी तरह बर्बाद करके पूरी सल्तनत अपने कब्ज़े में लेना चाहता था, और इस मकसद से उसने अपने भाई जलाल का ग्वालियर तक पीछा किया, जहाँ जलाल ने पनाह ली हुई थी। आखिरकार जलाल जंग के बाद मारा गया और इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। अपने भाई को मारने के बाद भी इब्राहिम पूरी तरह सेफ एंड सिक्योर फील नहीं कर रहा था। 1519 में सल्तनत के उमरा ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ बगावत कर दी। बगावत तो बेरहमी से कुचल दी गई, लेकिन उसके बाद भी इब्राहिम लोधी ने अपने उमरा को बेइज्जत करना और शर्मिंदा करना बंद नहीं किया। ये सब सुनने के बाद आप भी समझ रहे होंगे कि इब्राहिम लोधी का दौर हुकूमत कितने हंगामों और बदइंतज़ामियों से भरा हुआ था। पानीपत की पहली जंग कब, कैसे और क्यों हुई? इब्राहिम लोधी दिल्ली के आखिरी सुल्तान ने अपने दौर हुकूमत में ईस्ट यानी मशरिक़ में बगावत से निपटने के लिए पंजाब के गवर्नर दौलत खान को तलब किया, लेकिन दौलत खान को अपने सुल्तान पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। इब्राहिम लोधी की मदद करने की बजाय दौलत खान ने बाबर को दिल्ली पर चढ़ाई की दावत दे दी। बाबर, जो छोटे से इलाके काबुल का हुक्मरान था, बाबर को दूसरे उमरा और राजाओं ने भी दावत दी कि वो दिल्ली का तख्ता पलटे और इब्राहिम लोधी सल्तनत का खात्मा करे, क्योंकि वो उससे तंग आ चुके थे। इन राजाओं में एक बड़ा नाम है मेवाड़ के राजा राणा सांगा का। राजपूत राजा और लोधी सल्तनत के उमरा बाबर को सिर्फ इस मकसद से दिल्ली पर हमला करने के लिए बुला रहे थे कि बाबर आए, इब्राहिम लोधी को हराए, दिल्ली और आसपास के इलाके लूटकर वापस चला जाए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था, उनका ये छोटा सा दावतनामा आने वाले 300 सालों के लिए भारत का इतिहास बदल देगा। बाबर ने पानीपत की पहली जंग में कैसे फतह हासिल की? वाक़या मुख्तसर। दौलत खान, जो कि पंजाब का गवर्नर था, उसके बुलावे पर बाबर पानीपत के मैदान पहुंचे, जो एक सूखी और बंजर ज़मीन। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी 1 लाख की फ़ौज और 1000 लड़ाकू हाथी के साथ पानीपत पहुंचे, लेकिन फिर भी बाबर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे, जबकि बाबर के पास सिर्फ 12,000 फ़ौज थी। उनके पास एक प्लस पॉइंट ये था कि उनके पास छोटी बड़ी तोपें, बारूद और बंदूकें थी। इस लिहाज से बाबर की आर्टिलरी काफ़ी मजबूत थी। 21 अप्रैल 1526 को सुबह 6 बजे युद्ध का बिगुल बज गया। सुल्तान की फ़ौजें ऑफेंसिव होकर आगे बढ़ती जा रही थी, जबकि बाबर ने डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार कर रखी थी। फ़ौज को आगे बढ़ते हुए देखकर बाबर ने तोप के दहाने खोल दिए और पूरी ताकत से सुल्तान की फ़ौज पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। तोप के गोले तो सुल्तान की फ़ौज को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन तोप की आवाज़ और धूल मिट्टी उड़ने की वजह से हाथी बेकाबू होने लगे।
और अपनी फौज को ही नुकसान पहुंचाने लगे। इसी दौरान बाबर ने अपनी समझदारी का सबूत देते हुए सुल्तान की फौज को तंग रास्ते में दबा दिया और अपनी बंदूकों और तीरों से उन पर निशाना लगाकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। इब्राहिम लोदी के खात्मे के साथ ही 3 घंटे में जंग अपने इख्तिताम को पहुंच गई। बाबर की 1/3 फौज यानी 4000 सिपाही मारे जा चुके थे या जख्मी थे, जबकि सुल्तान के 20,000 सिपाही मारे जा चुके थे और बची हुई फौज भागने लगी थी। क्योंकि उनका लीडर यानी सुल्तान ही जिंदा नहीं था तो वो किसके लिए लड़ते। अंदाजे के मुताबिक अगर इब्राहिम लोदी सिर्फ 1 घंटा और ज़िंदा रह जाता तो जंग का नतीजा कुछ और ही होता, क्योंकि बाबर के पास कोई रिजर्व फौज नहीं थी। जो सिपाही लड़ रहे थे वही मर भी रहे थे और इब्राहिम लोदी की फ़ौज बाबर की फ़ौज से कई गुना ज़्यादा बड़ी थी। सुल्तान की 1 लाख की फ़ौज पर बाबर के 12,000 सिपाही भारी पड़ गए। बाबर की जीत की सबसे बड़ी वजह उसकी तोपें और बंदूकें तो थी ही, लेकिन इसके अलावा बाबर की किस्मत ने भी उसका भरपूर साथ दिया। बाबर जो शराब का शौकीन हुआ करता था, पानीपत की पहली जंग से पहले उसने अपने खुदा से ये वादा किया कि अगर वो इस जंग में कामयाब हुआ तो वो सारी उम्र शराब को हाथ नहीं लगाएगा, और ऐसा हुआ भी। दोस्तों, इस वीडियो में आपने ये तो समझ लिया कि मुग़लों से पहले दिल्ली पर किसकी हुकूमत थी और मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद कैसे पड़ी। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम मुग़लिया सल्तनत के बानी यानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में जानेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाएँ, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।